हेलो सी फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग से क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मॉडिफिकेशन होता क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा बुक्स में, वो सब बता के जाऊंगा। मॉडिफिकेशन होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक न्यू पेज पे ले चलता हूँ, वहां पे बताता हूँ। हमारी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो टू पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें कुछ टर्म्स डिसाइड की जाती हैं, कुछ टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कुछ टर्म्स के बेसिस पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिन टर्म्स के बेसिस पे, उसको क्या कहते हैं, ओरिजिनल टर्म्स। अगर इसके इन टर्म्स में कुछ बाद में मॉडिफिकेशन हो जाता है, मतलब कुछ ऑल्टरेशन हो जाता है, ऑल्टर हो जाती है टर्म्स, या चेंज हो जाता है कुछ इन टर्म्स के बीच में, तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। मतलब चेंज होना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के अंदर, मेरा मॉडिफिकेशन हो गया। तो अब इसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो मेरी जो दो पार्टी थी, एक के लिए मेरी फाइनेंशियल एसेट हुई होगी, मान लो एक के लिए फाइनेंशियल एसेट बनती है तो एक के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनी होगी। तो अब जिसके लिए फाइनेंशियल एसेट थी और जिसके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी थी, तो क्या दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट रहेगा आपकी बुक्स में या नहीं? नहीं, दोनों का अलग अलग रहेगा। तो हम जिसके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट देखेंगे, जिसके लिए फाइनेंशियल एसेट है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट देखेंगे। तो दोनों का बुक्स के हम देख के आएंगे क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी मान लो टर्म्स टर्म्स का एक एग्जांपल देता हूँ कि कौन सी टर्म्स होते हैं। जैसे आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह हो गया, पहले मान लो 5% 10% रेट डिसाइड हुआ था आपका कॉन्ट्रैक्ट में कि 10% रेट से पेमेंट वगैरह होगी। अब हो गया मान लो 5%, वो भी चेंज हो सकता है। आपका पहले रिडम्पशन पीरियड था, मान लो 10 ईयर्स के बाद रिडीम होना था, अब चेंज हो चुका है, 10 से 12 हो गया हो या फिर कम भी हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर आपका रिडीम होना था 10 लाख का, अब रिडम्पशन पे अमाउंट चेंज हो गया, मान लो 15 लाख का रिडम्पशन होगा। कुछ भी चेंज हो सकता है टर्म्स में, जो हमने पहले स्टार्टिंग में टर्म्स डिसाइड की होंगी उसके अलावा कुछ और हो गया। मान लो एग्जांपल से समझाता हूं। यहाँ पे जिस दिन मेरी मॉडिफिकेशन डेट है, मॉडिफिकेशन डेट जिस दिन मेरी टर्म्स में ऑल्ट्रेशन या चेंज वगैरह हुआ है, ठीक है, या रिनेगोशिएट हुई है कुछ टर्म्स, उस दिन उससे पहले भी कुछ कैश फ्लोज वगैरह आपका हुआ होगा, उसको हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे को फ्यूचर में जो इसके बाद होने वाले हैं कैश फ्लोज मॉडिफिकेशन डेट के बाद, उनको ही कंसिडर करेंगे। जी हाँ। तो अब मॉडिफिकेशन डेट पे के बाद आपको, मॉडिफिकेशन डेट को खड़ा में, उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर के एंड पे मिलने वाले थे, मतलब 1000 आपको पे करने हैं। मान लो आपको, मैंने उधार लिया किससे पैसे, मेरे को 1000 पे करने थे। सेकेंड ईयर एंड पे मेरे को फिर 1000 पे करने थे, थर्ड ईयर पे फिर मेरे को 1000 पे करने थे, थर्ड ईयर एंड पे ही मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट का रिडम्पशन भी कर देना 10,00,000 का, ठीक है। ये तो थी ओरिजिनल टर्म्स के अकॉर्डिंग, ये हो गई मेरी एज पर ओरिजिनल टर्म्स, जो पुरानी टर्म्स के अकॉर्डिंग इतना इतना पे करना पड़ता मेरे को। अब मेरी कुछ न्यू टर्म्स आ गई हैं, कुछ न्यू टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब मैं अगर न्यू टर्म्स के अकॉर्डिंग कहूँ आपको कि मेरी ऑल्टर हुई है, जो टर्म्स में चेंज हो गया। अब मैं कहता हूँ कि मेरे को फर्स्ट ईयर एंड पे 500 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 500 का देना पड़ेगा, ये भी 500 का देना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरे को थर्ड ईयर एंड पे कितना देना होगा, ये 12,000 का प्रिंसिपल रिडीम करना होगा, ठीक है। मतलब कि ओरिजिनल टर्म्स के अंदर मेरा कैश फ्लो अलग बन रहा था, फ्यूचर में मतलब न्यू टर्म्स के अकॉर्डिंग मेरे को फ्यूचर में कैश फ्लोज अलग अलग होगा, ठीक है। मेरे फ्यूचर कैश फ्लोज में चेंज आ चुका है टर्म्स में चेंज होने की वजह से। तो उसको कैसे इंपैक्ट दूंगा? अगर मैं फाइनेंशियल एसेट की बात करूं तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। सबसे पहले बात करता हूं फाइनेंशियल लायबिलिटी की। फाइनेंशियल लायबिलिटी किसकी बुक्स में होगी? जिसने उधार पे पैसा लिया, मतलब बोरोवर, जिसने बोरो किया अमाउंट। तो एक काम करता हूँ, नोट्स पे लेके चलता हूँ आपको। सबसे पहले तो फाइनेंशियल लायबिलिटी किसके लिए होगी, किसकी बुक्स में होगी? जो बोरोवर होगा, बोरोवर की बुक्स में फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। तो अब बोरोवर की बुक्स में आपको थोड़ा सा मजा आने वाला है ट्रीटमेंट करते हुए, क्योंकि इसके में थोड़ा दम है। और एसेट है जिसके लिए, उसकी बुक्स का तो बहुत इजी ट्रीटमेंट है, उसमें इतना कुछ नहीं करना। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहीं पे लेके चलता हूं आपको। जो कैश फ्लोज आए हैं, जो ये कैश फ्लो है और एक ये कैश फ्लो है, इन दोनों का आपको निकालनी होगी प्रेजेंट वैल्यू। किस दिन की? जिस दिन आप मॉडिफिकेशन डेट पे खड़े हो। मॉडिफिकेशन डेट की, इसकी भी और इसकी भी आपको निकालनी होगी प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट, डिस्काउंट कौन सी पे करोगे? डिस्काउंट एट द रेट ओरिजिनल ई आई आर, ओरिजिनल ई आई आर पे डिस्काउंट करोगे आप लेके आओगे इसको,
ठीक है, आपको मेजरली क्या चेक करना है, एक टेस्ट कंडक्ट करना है कि उस टेस्ट में इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा प्रेजेंट वैल्यू पे, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, उससे पता लग जाएगा कि आपको ये चेंज ज्यादा है या कम है। तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लोगे कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है जिसकी बुक्स में, उसको टू मेथड्स बताए गए, टू टाइप्स के ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें टेस्ट कंडक्ट करना होता है। तो टेस्ट कंडक्ट कैसे होगा, इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इस रेट पे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, अगर वो डिफरेंस आ जाता है इस, ये क्या होगा आपका, इसको कहते हैं हम टेस्ट, इसको कहते हैं टेस्ट। ठीक है, अगर इसमें दो मेथड दे रखे हैं, दो वेज दे रखे हैं मेरे को ट्रीटमेंट करने के फाइनेंशियल लायबिलिटी के, इस मॉडिफिकेशन के, जिस मतलब बोरोवर की बुक्स में टू वे से ट्रीटमेंट हो सकता है इस मॉडिफिकेशन का। अगर अगर ये 10% और मोर का डिफरेंस है, या फिर लेस देन 10% डिफरेंस आता है। 10% और मोर होगा मतलब कि अगर 10% भी होगा तो भी यही लगेगा, तो इसको क्या कहते हैं हम, सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन, मतलब कि ज्यादा मॉडिफिकेशन हो चुकी है। और इसमें कहेंगे हम, यहाँ पे सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, यहाँ पे सिंपल मॉडिफिकेशन हुई है, नॉट सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन। यहाँ पे सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे सब्सटेंशियल थी। ठीक है, तो इस मॉडिफिकेशन को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग भी कह देते हैं इसको। आपको क्वेश्चन में एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग भी कह सकता है कि इसकी एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग कीजिए। ठीक है, और इसको सिंपल मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग कह देते हैं। अभी तक आपको समझ आ चुका है कि हमें फाइनेंशियल एसेट एक पार्टी के लिए होगी, एक के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी, टर्म्स में चेंज होने की वजह से कैश फ्लोज में चेंज आएगा। ठीक है, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, मतलब ये एक टेस्ट कंडक्ट किया हमने। उस टेस्ट को कैसे कंडक्ट करते हैं, जो ये कैश फ्लोज हैं ओरिजिनल के अकॉर्डिंग, एक न्यू के अकॉर्डिंग, उनको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे, कौन सी, मॉडिफिकेशन डेट की, मतलब मॉडिफिकेशन डेट पे लेके आएंगे। और कौन से रेट से, जो आपका ओरिजिनल ईआईआर, जब आपने पहले आप क्वेश्चन करते आए सोल्व, आपने देखा था कि ईआईआर पहले जिस रेट से आप अमोर्टाइजेशन टेबल में एक्रू करते थे, वही वाला ईआईआर है ये वही वाला ईआईआर है, ओरिजिनल ईआईआर। मतलब कि आप पहले अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते आए हो, आपको पता है उसके अंदर आप एक ईआईआर होता था, उससे आप एक्रू करते थे उसको, इंटरेस्ट को, चाहे तो इनकम चाहे एक्सपेंस, जिसके लिए लाइबिलिटी थी वो एक्सपेंस एक्रू करता था, और दूसरा जिसके लिए एसेट होती थी वो इनकम एक्रू करता था उससे। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल ईआईआर, उससे आपने डिस्काउंट किया इन दोनों रेट्स को, दोनों कैश फ्लोज को, तो आपका पता लग गया कि ये 10, इसका डिफरेंस निकाल लिया आपने, वो 10% या उससे ज्यादा है, तो आपका ये वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगेगा, और ये है तो आपका अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ, ये क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है, ये कहता है कि आपका मॉडिफिकेशन का जो टर्म्स है ना वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं, तो आप एक काम करो, जो पुरानी वाली फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज की हुई है उसको आप डी रिकॉग्नाइज कर दो, डी रिकॉग्नाइज कर दो, ओल्ड को डी रिकॉग्नाइज कर दो, और रिकॉग्नाइज कर दो आप न्यू को। न्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, जैसे आप ओल्ड को किस पे डी रिकॉग्नाइज करोगे, ये कैरिंग अमाउंट पे जो आपकी बुक्स में सो रही होगी उस पे आप डी रिकॉग्नाइज कर दोगे, कैरिंग अमाउंट पे। ठीक है, और ये रिकॉग्नाइज न्यू को किस अमाउंट पे करोगे, ये आप जैसे आपने स्टार्टिंग में जब लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी को कैलकुलेट किया था, कैसे किया था, ऑफ मार्केट टर्म्स की बात कर रहे हैं, एट मार्केट टर्म्स वाली यहाँ हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि आपने ना कुछ कंसिडरेशन रिसीव नहीं की है, कंसिडरेशन रिसीव नहीं की है, वहां पे कंसिडरेशन रिसीव करते थे तो आपको पता होता था कि ये डिस्काउंट पे हुई है, कैसे हुई है, कौन से, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे आपको ऑफ मार्केट टर्म्स ही मानना होगा। ठीक है, तो लॉजिक इसके और भी दे सकता हूँ मैं, बट उसमें ज्यादा जाने का आपको लॉजिक बनता ही नहीं है, उसमें जाने का लॉजिक नहीं बनता ज्यादा लॉजिक में जाने का, तो इसलिए यहाँ पे आप ये समझो कि यहाँ पे आपको ऑफ मार्केट टर्म्स में जैसे कैलकुलेट करते थे, सेम वैसा वैसा ही करना होगा यहाँ पे कैलकुलेट। ठीक है, ऑफ मार्केट टर्म्स में कैसे करते थे आप, ऑफ मार्केट टर्म्स में आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज की, फ्यूचर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की, क्या निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू, बाय यूजिंग डिस्काउंट रेट एट मार्केट, डिस्काउंटिंग एट मार्केट इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट करके निकालते थे। जी हाँ सर, ये समझ आ चुका है आपको, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट।
सब्सटेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो वो कहते हैं कि आप ये मानो कि आपने पुराने वाली लाइबिलिटी खत्म कर दी है, एक नई लाइबिलिटी जनरेट की है, ठीक है। तो नई लाइबिलिटी को आप निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, जैसे आप न्यू लाइबिलिटी को मेजर करते हो वैसे ही आप मेजर करोगे यहाँ पे एट मार्केट इंटरेस्ट रेट। फेयर वैल्यू निकाल रहे हो आप, फेयर वैल्यू कैसे निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू मार्केट इंटरेस्ट रेट पे निकालते थे, वही आपने यहाँ पे किया, और डिरिकग्नाइज होगी आपकी कैरिंग अमाउंट पे। तो इसमें आपको जर्नल एंट्री कैसे करनी होगी, अगर इसकी जर्नल एंट्री करनी हो आपको, सबसे पहले ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज करोगे, डेबिट करके डी रिकॉग्नाइज होगी किस अमाउंट पे, कैरिंग अमाउंट पे। टू न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये फेयर वैल्यू पे जो आपने निकाली, और टू आपने कुछ फीस वगैरह भी पे की होगी तो उसको भी ऐड करोगे, मतलब क्रेडिट करोगे, बैंक से गया आपका पैसा कुछ और भी, मान लो फीस वगैरह आपकी इंकर हुई है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, जो आपने पे की है, ठीक है। और तो डिफरेंस क्या होगा, वो चाहे तो लॉस होगा चाहे गेन होगा, बस सिंपल। ये आपकी होगी सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन की सारा ट्रीटमेंट। इसका आपको अपने नोट से भी समझाता हूँ और फिर आपको एक प्यारा सा एग्जाम्पल कवर करवाऊंगा। इधर सबसे पहले ये देखा इन्होंने, इस टेस्ट को क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव टेस्ट कह दो या फिर 10% टेस्ट कह दो, बात एक ही है। इसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली किसकी, जो कैश फ्लोज हो रहे हैं अंडर दी न्यू टर्म, और साथ में अगर कोई फीस वगैरह पे की है या रिसीव की है उसका भी ट्रीटमेंट करोगे। फीस पे की है तो आप उसको ऐड करोगे और इसको लेस कर दोगे, और ये जो ओरिजिनल टर्म्स के कैश फ्लोज थे फ्यूचर वाले उसको डिस्काउंट किया था ईआईआर पे, ओरिजिनल ईआईआर पे वो हो गया, तो वो डिफरेंस निकाला हमने, ठीक है। उसका देखा हमने, ये वाला पॉइंट आपको बाद में करूंगा, ठीक है। वो 10% से ज्यादा है तो आपका सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन वाला हो गया, और दूसरा हो गया तो उससे कम हो गया, मतलब 10% से कम हो गया तो आपका नॉट सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन, 10% हो गया तो भी सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन, समझे। एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग कहते हैं उसको, सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन को। इसमें क्या होता है मेरा, 10% और मोर ऑफ ए फाइनेंशियल लायबिलिटी इज ट्रीटेड एज एन एक्सटिंग्विशमेंट। अगर सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन होती है तो उसको हम एक्सटिंग्विशमेंट कर देंगे ओरिजिनल लायबिलिटी का, और रिकॉग्निशन कर देंगे न्यू का। तो इसके स्टेप्स दे रखे मैंने, स्टेप से आपको काफी इजी रहेगा। सबसे पहले 10% टेस्ट परफॉर्म किया हमने, ठीक है। अब उसके लिए क्या क्या कैलकुलेट करना था मेरे को, एक ये कैलकुलेट किया, एक ये कैलकुलेट किया। तो मैं क्या करता हूँ कि बनाने को इसको एक फर्स्ट स्टेप बनाता, इसको सेकंड बनाता, फिर 10% टेस्ट का एक थर्ड स्टेप बनाता, तो उसका लॉजिक नहीं बनता था, क्योंकि आपको पता मेन मकसद ये होता है कि आपको रिटेन रहे कि स्टेप क्या करना है। आपको जैसे 10% लगेगा पता, तो आपको पता है 10% कैसे करते हैं, तो आप उसकी कैलकुलेशन करोगे, उसकी कैलकुलेशन करोगे। स्टेप्स जितने कम से कम लिखे उतने ज्यादा रिकॉल रहते हैं एग्जाम में, समझे। तो आपको अब पता है कि मेरे को 10% टेस्ट कैसे कैसे करना होता है कंप्लीट, उसके लिए आपको पता है फ्यूचर कैश फ्लोज उसके लेने, ठीक है। और उसमें आपको फीस भी कंसिडर करनी होगी, ठीक है। ये न्यू टर्म्स के अकॉर्डिंग इस पर लिख दो, ये हो गया न्यू टर्म्स, न्यू टर्म्स कह लो, मॉडिफाइड टर्म्स कह लो, ये हो गया आपका ओरिजिनल टर्म्स के अकॉर्डिंग, समझे। अभी आगे बात करते हैं, टेस्ट किया मैंने, फिर देखा क्या क्या ये 10% और मोर है, यस, अगर यस है तो ओरिजिनल लाइबिलिटी को क्या कर देंगे, डी रिकॉग्नाइज किस पे, ओल्ड कैरिंग अमाउंट पे, जो ओल्ड कैरिंग अमाउंट होगी उस पर डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, और न्यू लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर देंगे ऑन मॉडिफिकेशन डेट एट फेयर वैल्यू। तो न्यू लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे कैसे, जैसे हम पहले करते हैं, अगर कोई न्यू लाइबिलिटी मेरी रेज होती है तो कैसे करते थे उसको, प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे मार्केट रेट पे, वही लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन मॉडिफिकेशन डेट, ये मॉडिफिकेशन डेट पे निकाल लेंगे। अब इसमें आपको मैंने वैसे बता दिया था, अगर मैं लॉजिकली आपको बताऊं कि मेरे को ये वाली लाइबिलिटी पुराने वाली खत्म करनी थी, पुराने वाली लाइबिलिटी खत्म करनी थी, उसके लिए क्या किया मैंने, एक तो ये वाली लाइबिलिटी इंकर हुई मेरी न्यू लाइबिलिटी, प्लस मैं कुछ फीस वगैरह भी इंकर होगी मेरी, तो वो भी कंसिडरेशन पेड में, ये दोनों आएंगे मेरे, कैश और ये न्यू लाइबिलिटी दोनों, मतलब कि उसको खत्म करने के लिए इतना खर्चा लगा, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया, वही तो गेन लॉस आया। आप एंट्री से कर लो चाहे वैसे कर लो, यहाँ पे भी देखो ये दोनों क्रेडिट और ये दोनों, ये अकेला डेबिट, तो इन दोनों का इससे डिफरेंस देखा, इन दोनों का जो टोटल था उसको डिफरेंस इससे किया, इनसे डिफरेंस निकाला, तो वो गेन या लॉस बन गया, वही दे रखा है यहाँ पे गेन या लॉस, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड और माइनस कंसिडरेशन पेड।
कैसे कर लो आप, चाहे कंसिडरेशन पे करके कह लो, कैसे भी कर लो। अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि कंसिडरेशन पेड क्या होगा इसमें, तो आपको ये भी करके बताना होगा, कंसिडरेशन पेड ये हो गया टोटल। ठीक है, अब इसका एक काम करता हूँ, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग का मैंने आपको समझा दिया है, इसका मैं आपको क्या करवाता हूँ अभी, एक इलस्ट्रेशन, 5th यूनिट का 3rd इलस्ट्रेशन, ऐसे स्टडी मैट की 5th यूनिट का 3rd इलस्ट्रेशन। हाँ जी, इसमें एक काम करता हूँ मैं, पहले एक पेज भी ऐड कर लेता हूँ, इससे आपको इजी रहेगा। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करवाता हूँ। ऑन 1 जनवरी 2000 को XYZ लिमिटेड इशू करता है 10 ईयर बॉन्ड्स को, कितने में, 10 लाख रुपीज में। ठीक है, बियरिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है उस पर, 10% का, पेबल एनुअली होगा कब, 31 दिसंबर को। ये 2000 को किया इसने इशू। दी बॉन्ड्स आर रिडीमेबल ऑन 31 दिसंबर 2009, मतलब कि 10 ईयर्स के बाद ये रिडीम हो जाएगा, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 ईयर्स के बाद ये रिडीम हो जाएगा। दी, इसके ऊपर EIR दे रखा है इन्होंने, कितना, 10%। ठीक है, ये कौन सा होगा आपका, ओरिजिनल EIR, मॉडिफिकेशन से पहले का। और 1 जनवरी 2005 को, मतलब कि 5 साल के बाद, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके 5 साल के बाद इनकी टर्म्स में मॉडिफिकेशन हो गया। XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड के लिए क्या हो गया, ये सबसे पहले देखो, इसने इशू किया तो मतलब कि इसने पैसा उठाया होगा, इशू किया इसने बॉन्ड्स को तो पैसा उठाया, मतलब कि बोरोवर, ये बोरोवर हो गया तो इसके लिए बुक्स में फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती है। एंड द बॉन्ड होल्डर्स एग्री टू ए मॉडिफिकेशन इन अकॉर्डेंस विद विच द टर्म इज एक्सटेंडेड टू। तो इसके बाद 10% का ईयर था, 1 जनवरी को इनकी एग्री हुए मॉडिफिकेशन के लिए, जिसके बाद इनकी क्या टर्म्स हो गई है, टर्म इज एक्सटेंडेड टू, पहले इनका एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता जाता हूँ, यहाँ पे लिखता जाता हूँ, यहाँ पे यहीं पे लिख लेता हूँ, ओरिजिनल टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या था, ओरिजिनल एक मॉडिफाइड के अकॉर्डिंग क्या है इनका। ठीक है, दोनों लिख लेता हूँ। ओरिजिनल के अकॉर्डिंग इनका अगर मैं देखूं, इंटरेस्ट रेट कितना, 10%। इंटरेस्ट रेट कितना, 10%। और न्यू के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट आर रिड्यूस टू 5%, न्यू के अकॉर्डिंग हो गया 5%, मतलब आगे 5% से मेरे को उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। XYZ की बुक्स में देख रहे हैं ना, XYZ क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। और इसके बाद रिडीमेबल थे कब, 31 दिसंबर 2009 को। तो रिडम्पशन डेट 31 दिसंबर 2009। और इसके अकॉर्डिंग 31 दिसंबर, ये देखो 31 दिसंबर 2001, यहाँ पे 2001 हो गया, 31 दिसंबर 2001 नहीं, 11 ये वाई हो गया ना, ऊपर वाले में एक्स था, मतलब कि एक बढ़ गया वहाँ पे, एक बढ़ गया वहाँ पे, तो इसको कहेंगे 2011 रिडम्पशन डेट। रिडम्पशन अमाउंट कितनी थी पहले, रिडम्पशन अमाउंट पहले थी मेरी 10 लाख की, और अब हो गई है 15 लाख की। ठीक है जी, रिडम्पशन अमाउंट होगी हमारी, EIR कितना है, 10% लिख लेते हैं, EIR 10%। ठीक है, और क्या दे रखा है इन्होंने, ये होगा एक फीस भी लगी है, इनकी फीस पे हुई है, फीस पे, ये सिर्फ न्यू में हुई है, कितनी, 1 लाख की, समझे। तो अब ये मैंने निकाल दिया सारा, फीस पे सब लिख लिया हमने। अब आगे पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड डिटरमाइंस दैट द मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन 1 जनवरी 2005 फोर। ठीक है, इसको मैं आगे करवाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इतने से हम काम चलाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेस्ट कंडक्ट करना होगा। इतना तो आपको पता लग चुका होगा कि आपको टेस्ट कंडक्ट करना है सबसे पहले।
सबसे पहले आपको यहाँ पे ओरिजिनल टर्म, एक काम करता हूँ ना, बिल्कुल इजी रहेगा, टेबल से आपको करवा देता हूँ सारा। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैश फ्लो एज पर ओरिजिनल टर्म, कैश फ्लो पीरियड लिखता हूँ सबसे पहले, पीरियड कैश फ्लो एज पर ओरिजिनल टर्म्स, यहाँ पे ओरिजिनल, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली इसकी। फिर आगे कैश फ्लो, आगे चलो फिर लिख दूंगा मैं कैश फ्लो, निकालना मेरे को मॉडिफाइड टर्म्स के अकॉर्डिंग, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो ये वाला चलेगा आपका, कौन सा, ये EIR, कौन सा, ओरिजिनल वाला। ठीक है, हम कौन सी डेट से देख रहे हैं, कौन सी डेट पे खड़े हैं, मॉडिफिकेशन डेट पे। मॉडिफिकेशन डेट के बाद के ही पीरियड लेंगे। ठीक है, तो अब मॉडिफिकेशन डेट पे खड़े हैं, तो मॉडिफिकेशन डेट कौन सी है मेरी, 1 जनवरी 2005 को। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे सीधा वो लिख देता हूँ कि कितने ईयर्स हो गए यहाँ पे आगे, समझ रहे हो, कितने ईयर्स आगे बचे हुए हैं। मतलब कि 31 दिसंबर 2005 को लिख सकता हूँ, फर्स्ट ईयर का एंड। जी हाँ, यहाँ पे लिखते हैं फिर फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। आपको क्या लिख के आना, आपको डेट लिख के आनी है पूरी, यहाँ पे मेरे को समझाना है बस आपको। ये 2005 है, यहाँ से मेरे को जाना है 2011 तक की डेट पे, कितने ईयर्स हो जाते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 ईयर्स तक लिख दिया मैंने, 7 ईयर्स तक, 7 ईयर्स तक की चाहिए था मेरे को। कैश फ्लो ओरिजिनल के अकॉर्डिंग कितना होता है मेरे को, ओरिजिनल के अकॉर्डिंग मेरा इंटरेस्ट रेट था 10%, 10 लाख की अमाउंट के ऊपर, मतलब कि 1 लाख का इंटरेस्ट आता, मतलब पे करना था 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, कितने टाइम तक करना था ये मेरे को, 5 ईयर्स तक, क्योंकि ये मेरा 2009 तक चलता। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 5 ईयर्स तक। और इसके अंदर मेरे को लास्ट पे रिडम्शन अमाउंट था 10 लाख, 10 लाख प्लस 1 लाख, लास्ट ईयर पे मेरा कितना जाता, 11 लाख का। ठीक है जी, और कैश फ्लो मॉडिफाइड के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग कितना, 5%, कितना हो गया, 10 लाख का 5%, 50,000। तो यहाँ पे मेरा कब तक जाएगा इंटरेस्ट, 6 ईयर पीरियड तक। लास्ट में मतलब कि कौन सी डेट होगी मेरी, 31 दिसंबर 2011 को, इस दिन किया जाएगा मेरा। साथ में तो प्रिंसिपल जाएगा, प्रिंसिपल कितना, 15 लाख का रिडीम हो रहा है, 15 लाख प्लस 50,000, 15,50,000 रुपये मेरा इस दिन जाएगा। अब इसका PVF लिखते हैं, और EIR, ओरिजिनल EIR के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितना था ओरिजिनल EIR, इधर 10% दे रखा है, 10% का PVF लिखते हैं, 1/1.1, कितना आ गया, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, राउंड ऑफ कर दिया इसको मैंने, 0.564, 0.513। ठीक है, अभी जब हम वो करेंगे ओरिजिनल वाला, इसके अंदर तो मेरे को वो भी तो लेना होगा ना साथ में, मॉडिफाइड वाले में जो फीस वगैरह भी पे होगी, इसमें तो फीस भी पे हुई है मेरी 1 लाख की, ये भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इसको आगे वैसे एडजस्टमेंट करवा दूंगा, 1 लाख ऐड करवा दूंगा। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, कितनी आएगी, 90, 900 बनेगी। ठीक है, 1909,
ठीक है, 90 900 82 600 75 100 683 100। अब इसकी कितनी बनेगी 11,03,621 से 683,100। ठीक है, ये इसकी हो गई 10% से निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ओके जी, इसकी हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं, कितना हो गया 90 900 प्लस 82 600 प्लस 75 100 प्लस 68 300 प्लस 683 100, ये आपका आ गया 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। और आपको एक बार ये समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको थोड़े शॉर्टकट्स भी आपको बता के जाऊंगा, इस एग्जाम्पल के बाद शॉर्टकट्स भी बता दूंगा आपको, टेंशन ना लो। इस एग्जाम्पल के बाद नहीं, इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल के बाद आपको बता पाऊंगा शॉर्टकट्स, अभी नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें अच्छे से क्लैरिटी आएगी आपको। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, 50,000 मल्टीप्लाई 0.909 कितने होगी 45450। ठीक है जी, इसका टोटल करो, 45450 प्लस 41300 प्लस 37550 प्लस 34150 प्लस 31050 प्लस 828200 प्लस 795150, ये आ गया आपका दो, कुछ गड़बड़ हुई है 45,450 प्लस 40,300 प्लस 45,450 प्लस 40,300 प्लस 37,550 प्लस 34,150 प्लस 31,050 प्लस 28,200 प्लस 795150। हाँ, यही आएगा 1012850। ठीक है, ये आपका आ गया दोनों का प्रेजेंट वैल्यू। बट इसके अंदर हम साथ में क्या भी कंसिडर करेंगे, साथ में इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे जो फी पे की थी मैंने 1 लाख की, वो कब की थी 0 पीरियड पे, 0 1 पीरियड का डिस्काउंट फैक्टर करो 1, तो 1 लाख का 1 लाख ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे 0 पीरियड पे लिखते। ठीक है, इसके अंदर आपको लिखते 1 लाख और यहाँ पे आ जाती 1 लाख 4। ठीक है, ऐसे कर सकते थे आप, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब तो इधर आपको डायरेक्ट यहाँ पे इंक्रीज करके दिखा दूंगा, प्लस में 1 लाख भी हो जाएगा मेरा, तो कितना आ गया 1 लाख, कितना हो गया 11,12,850। ठीक है, आपका आ गया 11 12 850, और इसका डिफरेंस निकालो कितना आएगा 11 12 850 माइनस 10 लाख बाय में 10 लाख। ठीक है, ये आ गया आपका 11.285%। ठीक है,
मतलब कि मोर देन 10% हो गया, मोर देन 10%, तो इसको क्या कहेंगे हम, सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन। यहाँ पे सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन का लग जाएगा आपका। सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन हो गया, तो अब आपको क्या करना होगा, ओल्ड को डी रिकॉग्नाइज करोगे। ओल्ड कितने पे सो रही है आपकी बुक्स में, 10 लाख पे, ठीक है। दिखा देता हूँ, आगे क्वेश्चन रीड करवाता हूँ सबसे पहले, आगे का आपको तभी लगेगा। XYZ लिमिटेड डिटरमाइन करता है दैट द मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन 1 जनवरी 2005 को फॉर बोरोइंग्स ऑन सिमिलर टर्म्स इज 11%। तो न्यू टर्म्स पे मार्केट इंटरेस्ट रेट दे रखा है, मतलब कि 1 जनवरी 2005 को जिस दिन आपका मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन डेट का आपका मार्केट इंटरेस्ट रेट है, सिमिलर टर्म्स पे अगर लोन ले तो 11%, तो ये क्या हो गया, मार्केट इंटरेस्ट रेट हो गया। तो न्यू को आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, न्यू लाइबिलिटी को। न्यू लाइबिलिटी को किस पे रिकॉग्नाइज करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटिंग एट मार्केट रेट ऑन मॉडिफिकेशन डेट। इस रेट पे आप डिस्काउंट करके वो निकाल लोगे। तो हम इसकी अगर न्यू रिकॉग्नाइज करना है, न्यू को रिकॉग्नाइज किस पे करेंगे, आगे सही यहीं पे थे ना, हाँ यहाँ पे न्यू को रिकॉग्नाइज करना है। न्यू को कैसे करेंगे आप रिकॉग्नाइज, यहीं पे करवा दूँ आपको न्यू पे रिकॉग्नाइज। यहाँ पे पीबीएफ निकालोगे आप एट द रेट 11% से, 11% से। इसको तो आप कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करोगे, इसके लिए आप अलग टेबल बनाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ही करवा के दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को दोबारा दोबारा कैश फ्लोज नहीं लिखने हैं। तो इसका 1/1.11 करो, 0.909, नहीं 1/1.11, 0.900, इसको 1 कर देता हूँ राउंड ऑफ पे, ठीक है। मैं 3 डिजिट्स का राउंड ऑफ कर रहा हूँ, आप एग्जाम में भी 3 डिजिट्स का राउंड ऑफ करके आना। 0.812, यहाँ पे राउंड ऑफ की वजह से आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा आईसीआई के आंसर से मैच करोगे तो। 0.659, 0.593, 0.535, 0.482, ठीक है, ये मैंने कर दिया है। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, इसकी, एक तो इसकी मल्टीप्लाई ये मॉडिफाइड टर्म्स की, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी तो मेरा वो फेयर वैल्यू हो जाएगा, उस पर रिकॉग्नाइज होगी न्यू एसेट। ये 1 लाख आप नहीं लोगे इसमें कैलकुलेशन में। 50,000 मल्टीप्लाई 0.901, 405050, चालीस 600 .732, 36,600, 0.659, 42,950, 0.593, 29,650, 0.535, 26,750। अब आगे वाला 795, 15,50, 15,50,000 मल्टीप्लाई 0.482, कितना आ गया, 747,100। इसका टोटल करो, ये आपकी फेयर वैल्यू आ गई है। वैसे मैं आगे जितने भी अब क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसे कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट आईसीआई के आंसर से मैच करवा दूंगा, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, बट इसमें मेरे को आपको करवाना था थोड़ा। 32,950 प्लस 29,650, 26,750 प्लस 747,100, ये आ गया आपका 958,700, ठीक है। ये आपकी आ गई फेयर वैल्यू। इस पे आपको इनिशियल, इस पे रिकॉग्नाइज करना होगा, इस अमाउंट पे आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, न्यू रिकॉग्निशन, ठीक है जी। 2 मिनट, इन्होंने एक काम और कर रखा, दी रीपेमेंट शेड्यूल ऑफ द ओरिजिनल डेप्ट टिल डेट ऑफ रीनेगोशिएशन इज एज बिलो। इन्होंने क्या कर रखा है, रीपेमेंट शेड्यूल दे रखा है,
ऑफ द फॉर द ओरिजिनल डेब्ट टिल द डेट ऑफ रीनेगोशिएशन। इन्होंने रीनेगोशिएशन की डेट तक का रीनेगोशिएशन कब हुआ, मतलब कि मॉडिफिकेशन कब हुआ है मेरा, वो ये मेरी 1 जनवरी 2005 को, मतलब कि इन्होंने 31 दिसंबर 2004 तक ये मेरे को अमोर्टाइजेशन टेबल दे रखी है ओरिजिनल डेब्ट के अकॉर्डिंग कि कितना कितना इंटरेस्ट एक्री हो चुका है, कैश फ्लोज हो चुके हैं, वो हो चुका है। ठीक है, इन्होंने ये वाली टेबल दे रखी है 31 दिसंबर 2004 तक। अब 1 जनवरी 2005 को डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू निकाली इन्होंने, हमने भी 10 लाख की निकाली है, डिस्काउंट किया था ओरिजिनल टर्म्स के अकॉर्डिंग, और प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली थी न्यू टर्म्स के अकॉर्डिंग, उसकी कितनी आई थी मेरी, ये 15 लाख की और 50,000 की निकाली थी मैंने, और 1 लाख भी साथ में हमने कंसिडर किया था, फी पे की थी डिस्काउंट रेट से, इससे तो मेरी 11,13,158 आई इनकी, और हमारी कितनी आई थी, हमारी 11,12,850, मतलब कि कुछ ना कुछ कितना डिफरेंस है इसमें, 250-300 के आसपास का डिफरेंस है। तो ये राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस है। ठीक है, एक्चुअली क्या किया इन्होंने, सारा का सारा ले लिया, राउंड ऑफ की वजह से हमारा 3 डिजिट तक का था, तो वो डिफरेंस आ गया। ये भी 3 डिजिट्स लेते तो हमारा मैच हो जाता है इनका। तो इस डिफरेंस के बाद इन्होंने क्या किया, न्यू 958,097 पे रिकॉग्नाइज होगी, 958,0 हमारा थोड़ा राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस आ गया। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे हम, जनरल एंट्री अगर पास करनी हो, ओल्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी को तो आप डी रिकॉग्नाइज करोगे, न्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी को आप रिकॉग्नाइज करोगे। न्यू को कितने पे करोगे, 958,700, ओल्ड को कितने पे डी रिकॉग्नाइज करोगे, 10 लाख पे। ठीक है, क्योंकि आपकी यहाँ पे 10 लाख दे रखी थी ना, ये देखो, ओहो मैं बार बार वो चला जाता हूँ, सोचता हूँ दूसरी पेज पे हूँ, यहाँ पे आप ये देखो, इससे आपको पता लग गया ना, आपकी उस दिन बुक्स में कितने अमाउंट पे शो कर रही थी, 10 लाख पे, 10 लाख पे शो कर रही थी, तो इसी को तो डी रिकॉग्नाइज करोगे आप। जी हाँ, यही कर दिया हमने, डी रिकॉग्निशन। और बोलो, इसमें आपको एक कैश भी तो पे किया आपने, यहाँ पे 2 लिखो साथ में, 2 भी तो आएगा, 2 बैंक फीस पे किया आपने 1 लाख की। तो अब डिफरेंस देखो, गेन आया, लॉस आया यहाँ पे, तो कितना डिफरेंस आया इसका देखो, 958,700 प्लस 1 लाख माइनस 10,58,700 का डिफरेंस आ गया मेरा। और इनका देखते हैं ICI का कितना आया हुआ है, वही राउंड ऑफ का डिफरेंस है बस, समझ रहे हो, 10 लाख माइनस जो ओरिजिनल ये रिकॉग्नाइज की उसका डिफरेंस निकाल दिया, यही हमने किया था यहाँ पे, 1 लाख और 958,700 का डिफरेंस निकाल दिया। इन्होंने देखो इतने डिस्काउंट फैक्टर लिए हैं, जैसे अगर एक क्वेश्चन में दे दें इतने डिस्काउंट फैक्टर इतने डेसिमल तक, तो आपको यही वाले कंसीडर करने होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे दें तो 3 डिजिट्स तक नहीं लोगे, हमने यहाँ पे 3 डिजिट्स लिए, इन्होंने 6 डिजिट्स तक का लिए, उसमें हमें टाइम लग जाता है, तो इसलिए नहीं किया। तो इसकी एंट्री भी मैंने आपको बता दी, सब हो गया। इसके बाद अब चलते हैं मेरे नोट पे दोबारा। तो हमने कुछ स्टेप फॉलो ज़्यादा नहीं किए इसके अंदर, सबसे पहले यही 10% टेस्ट चेक किया, उसके बाद डी रिकॉग्नाइज कर दी ओल्ड कैरिंग अमाउंट पे जो मेरी बुक्स में सो रही थी, वो अमोर्टाइजेशन टेबल से आपको दिख गई है, या फिर आपको क्वेश्चन में ऐसे दी हो कि कितनी रहेगी। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी एक अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ये गेन लॉस आपको सब आ गया है, ये एंट्री भी समझ आ चुकी है। अब नॉन एक्सटिंग्विशमेंट के केस में करते हैं, जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं होता है, उस केस में क्या होगा। इसमें 10% टेस्ट पास करोगे, बट इसमें एक चीज और बता देता हूँ कि ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स की वजह से भी ना आपको डी रिकॉग्निशन करना पड़ सकता है सेट का, जैसे करेंसी वगैरह में चेंज हो जाती है सेट की, चेंजिंग द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम डेब्ट टू इक्विटी वगैरह, तो उस केस में भी आपको ये चेंज करना पड़ सकता है, मतलब डी रिकॉग्निशन करना पड़ सकता है, चाहे 10% टेस्ट पास हो या ना हो। ठीक है, वो दे रखा था मैंने। अब ये 10% टेस्ट पास करेंगे कि मॉडिफिकेशन अगर सब्सटेंशियल नहीं है, ठीक है, सब्सटेंशियल नहीं है, तो ओरिजिनल लाइबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, ओल्ड कैरिंग अमाउंट होगी जो आपकी, जो ओल्ड कैरिंग अमाउंट आपकी बुक्स में शो हो रही होगी अभी, उस सेट की लाइबिलिटी की, उस लाइबिलिटी की जो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट शो हो रही होगी, उसमें से क्या डिडक्ट करोगे, जो फीस आपने इंकर की है, जो 1 लाख इंकर की थी, जैसे मान लो 10 लाख की शो हो रही थी पहले वाली उसमें बुक्स में, मेरी 10 लाख थी पहले, माइनस कर दूंगा इसमें से 1 लाख, कितनी होगी, 9 लाख। अब 9 लाख के अकॉर्डिंग आपको EIR तो कैलकुलेट करना आता है, आप इसको मानोगे कि इनिशियल कैरिंग अमाउंट ये होगी, इनिशियल कैरिंग अमाउंट इसको मानोगे, और फ्यूचर कैश फ्लोज को उस रेट से डिस्काउंट करोगे, आपको करना आता है उसको, वही ट्रायल एरर मेथड इंटरपोलेशन वगैरह करके आप EIR रेट निकालोगे।
तो जो फ्यूचर में इंटरेस्ट वगैरह एक्रू होगा वो उस EIR से होगा, ना कि अब जो पहले ओरिजिनल चलता आ रहा था उसमें। इसमें न्यू EIR का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। डिडक्ट दी फीस एक्रूड, इसमें कुछ नहीं करना है, एक तो ये डिडक्ट किया, इसकी वजह से आपका ये चेंज हो गया इनिशियल कैरिंग अमाउंट। अगर ये चेंज ना होता, यही 10 नहीं होता, तब तो आपका ओरिजिनल और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। बट फ्यूचर कैश फ्लो चेंज हो गया तो उस वजह से तो डिफरेंस आएगा इनिशियल कैरिंग अमाउंट पे, तो आपको न्यू कैरिंग अमाउंट निकालना ही है, ठीक है। जैसे ही आपका फ्यूचर कैश फ्लो चेंज होगा या फिर ये इनिशियल कैरिंग अमाउंट चेंज होगा तो आपका EIR न्यू आएगा, तो आपको न्यू EIR यहाँ पे निकालना होगा, ठीक है। ये दी भी ना हो तो भी आपको क्या करना होगा, न्यू EIR निकालना होगा, क्योंकि आपका फ्यूचर कैश फ्लो चेंज हो गया ना, फ्यूचर कैश फ्लो चेंज हो चुका है। अब वो फ्यूचर कैश फ्लो चेंज होगा तो उसकी वजह से आपको EIR चेंज होगा, तो उसमें इनिशियल कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा, अगर ये 1 लाख नहीं पे किया होगा तो यही वाला रहेगा आपका, समझ रहे हो। तो आप ये 9 लाख के अकॉर्डिंग आप इनिशियल कैरिंग अमाउंट मान के इस केस में न्यू EIR निकालोगे। फिर आगे का जो एक्रू होगा वो न्यू EIR के अकॉर्डिंग होगा। कैलकुलेट न्यू EIR ऑन मॉडिफिकेशन डेट ऑन विच कैरिंग अमाउंट एज पर स्टेप 4 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये कौन सा स्टेप था, स्टेप 4, कैलकुलेट होल्ड कैरिंग अमाउंट, ठीक है। ऑन विच कैरिंग अमाउंट एज पर स्टेप 4 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक है। कैलकुलेट न्यू EIR ऑन मॉडिफिकेशन डेट ऑन विच कैरिंग अमाउंट एज पर स्टेप 4 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड, क्या लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंटली अनवाइंड होगा, जो मतलब इंटरेस्ट एक्रू होगा वो न्यू EIR के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये कैलकुलेट कर दिया हमने न्यू EIR ऑन मॉडिफिकेशन डेट पे निकाल दिया, ऑन विच कैरिंग अमाउंट एज पर स्टेप 4 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड फ्यूचर कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। कैरिंग अमाउंट एज पर स्टेप 4 ये तो ओल्ड कैरिंग अमाउंट थी, ये स्टेप 5 करोगे आप, इसको स्टेप 5 करो, तभी ये कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे स्टेप 5 कर दो कि जो आपकी कैरिंग अमाउंट स्टेप 5 में आई है वो डिडक्ट करने के बाद, अगर नहीं होता तब जीरो डिडक्ट होता तो जो आ जाती थी उसको प्रेजेंट वैल्यू करोगे आप, रिवाइज्ड फ्यूचर कैश फ्लो होंगे जो EIR निकालने का ही फॉर्मूला तो हो गया, ये EIR का ही बता रखा आपको कि इसके आपको इक्वल होना चाहिए, वो जो मैंने आपको समझा दिया था वही दे रखा इन्होंने। फिर आगे अनवाइंड इससे होता जाएगा न्यू EIR से, ठीक है। इसका मैं आपको समझाता हूँ, इस इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल दे रखा है 5th यूनिट का 4th इलस्ट्रेशन ऐसे स्टडी मेट। इसको मैं आपको सोल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सोल्व करवा दिया आपको, इसको मैं आपको ICAI की कैलकुलेशन से मैच करवा दूंगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टेस्ट करना होगा कंडक्ट, ठीक है। ऑन 1 जनवरी XYZ लिमिटेड इशू करता है 10 ईयर का बॉन्ड, 10 लाख का इंटरेस्ट रेट वही है 10%, रिडीमेबल 31 को। बॉन्ड्स रिडीमेबल होंगे कब, 31 दिसंबर 2009 को। ये 30, एक काम करता हूँ यहाँ पे ओरिजिनल के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, यहाँ पे ओरिजिनल और यहाँ पे मॉडिफाइड, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिखता हूँ क्या, इंटरेस्ट रेट कितना, ओरिजिनल 10% और न्यू कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगी, ये 0% हो गया, ठीक है। ये रिडीम होंगे ओरिजिनल 2009 को, मतलब 31 दिसंबर रिडम्पशन डेट होगी ओरिजिनल में 31 दिसंबर 2009। इसमें न्यू के अकॉर्डिंग बॉन्ड्स आर रिडीम्ड ऑन ओरिजिनल ड्यू डेट, इसमें भी सेम ही है 31 दिसंबर 2009 को। रिडम्पशन अमाउंट कितनी है, इसके अकॉर्डिंग था मेरा ओरिजिनल टर्म्स के अकॉर्डिंग, बॉन्ड्स आर रिडीम्ड ऑन और 10 लैक्स में होते, तो यहाँ पे 10 लैक्स था ओरिजिनल टर्म्स के अकॉर्डिंग। ये नीचे दे रखे ना मॉडिफिकेशन के, वो टर्म्स दे रखे हैं मॉडिफिकेशन के नीचे वाले, ठीक है। इसमें 16 लैक्स पे हो जाएगा रिडम्पशन अमाउंट, ये 16 लैक्स हो गया। और क्या दे रखा है इन्होंने, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह इंकर नहीं हुई थी ओरिजिनल में। EIR दे रखा 10% का, EIR 10% ओरिजिनल का दे रखा था, ठीक है। ऑन मतलब कि वही 5 ईयर्स के बाद चेंज हुई है इनके टर्म्स। और यहाँ पे फीस भी पे हुई है, फीस भी पे हुई है यहाँ पे देखो कितनी, ओरिजिनल में तो हुई नहीं थी, यहाँ पे हुई है 50,000 की, ठीक है। दी रिपेमेंट शेड्यूल फॉर द ओरिजिनल डेप्ट टिल डेट ऑफ रीनेगोशिएशन इज एज बिलो, मतलब कि ओरिजिनल डेप्ट था मॉडिफिकेशन डेट से पहले तक का कितना था वो इन्होंने टेबल दे रखा है, ठीक है।
हाँ, ये इन्होंने एक टेबल दी हुई है रिनेगोशिएशन टर्म्स का, यहाँ तक, ठीक है, 31 दिसंबर 2005 तक का। 2005, एक दिन एक्स्ट्रा देगी क्या? चेंज कब हुआ है? 1 जनवरी 2000। हाँ, उसमें एक दिन का एक्स्ट्रा दे दी, 1 साल का एक्स्ट्रा दे गए हैं वो गलती से, जबकि उनको देना नहीं चाहिए था। बस फर्क हमें पड़ेगा नहीं, कैरिंग अमाउंट इस डेट की उठा लेंगे हम, इस पे डी रिकॉग्नाइज करेंगे। इसमें डी रिकॉग्निशन होगा नहीं, इसमें डी रिकॉग्निशन तो होना ही नहीं है, इसमें डी रिकॉग्निशन नहीं होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो आपकी ये वाली अमाउंट आई है 10 लाख की, उस डेट पे मॉडिफिकेशन डेट पे 10 लाख की, इसमें से माइनस कर देंगे जो फीस पे हुई है, कितनी 50,000, ये आपकी बन गई है इनिशियल कैरिंग अमाउंट ईआईआर कैलकुलेशन के लिए। तो इसके बेसिस पे आप ईआईआर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे दिखाता हूँ, दिस डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग कैश फ्लोज ऑन दिस डेट XYZ लिमिटेड विल कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज अंडर। अच्छा, सबसे पहले तो टेस्ट कंडक्ट करना है ना, टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं हम, टेस्ट कंडक्ट कैसे करेंगे हम? टेस्ट कैसे कंडक्ट करते हैं? कैश फ्लोज लेते हैं ओरिजिनल और न्यू टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो वही निकाला इन्होंने, ये आपको लास्ट में सिखा दिया था मैंने, न्यू टर्म्स के अकॉर्डिंग निकाला इन्होंने ये। ऑन दिस डेट XYZ विल कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू 16 लाख था एक, तो एक 50,000 ये मेरे फीस पे हुई थी, इंटरेस्ट की कोई पेमेंट नहीं हुई थी, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। ईआईआर कितना था मेरा ओरिजिनल का 10%, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वाला स्टेप सेम रहेगा, टेस्ट वाला तो सेम रहेगा आपका, उसके बाद के डिफरेंट हो जाते हैं, टेस्ट तक तो सेम रहता है। दी टोटल ऑफ दीज अमाउंट कितनी आ गई? ये वर्किंग नोट दे रखा है इन्होंने, देखो दे रखा है इन्होंने वर्किंग नोट, हाँ ये रहा 16 लाख का एक, तो ये कंसिडर किया, इसके अकॉर्डिंग इतनी आ गई, प्लस में आप इन्होंने 50,000 और कर दिया जो उनकी फीस पे हुई थी जीरो पीरियड पे, वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 1 रहेगा उसका पीवीएफ, ठीक है। तो ये आपकी आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड कैश फ्लोज की 1043 474 में से माइनस करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एज पर ऑल टर्म, वो आएगी 10 लाख। मैं बता देता हूँ, इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ, जो 10 लाख से ये दिखा रखा है ना, ये दिखा रखा है जो, ये अमोर्टाइजेशन टेबल का क्या होता है, चलो बाद में बताऊंगा, आप कैलकुलेट कर लो जैसे लास्ट टाइम किया था, 10 लाख से आया था हमारा, 10 लाख से आएगा, ठीक है। तो 43,474 बाय में 10 लाख कितना आ गया, ये 4% समथिंग आएगा, तो यहाँ पे दे रखा होगा इन्होंने 4% समथिंग, तो ये लेस देन 10% है, तो मॉडिफिकेशन होगा यहाँ पे, एक्सटिंग्विशमेंट वाला नहीं होगा, तो डी रिकॉग्निशन नहीं होने वाला। तो इस केस में क्या होगा मेरा, दी फीस पेड, ये 950 पे आ गया, माइनस करके देखो 950 पे आ गया, 950 पे आने के बाद आपको क्या करना है, ईआईआर कैलकुलेट करना है, न्यू कैश फ्लोज लेने आपको, कौन से वाले, जो ये वाले हुए हैं आपके, इनके अकॉर्डिंग आपको इस इनिशियल कैरिंग अमाउंट को लेना, फ्यूचर के कैश फ्लोज जो न्यू टर्म्स के हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ईआईआर कैलकुलेट कर देना है, और फ्यूचर में उस ईआईआर से ही आपको एक्रू करना होगा बस, और कुछ नहीं करना। टू डिटरमाइन द अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस इन फ्यूचर पीरियड, बस जो अमोर्टाइजेशन टेबल बनती है आपका, ये वाला हो गया कंप्लीट। इसका ओरिजिनल ईआईआर का दिखा रखा है इन्होंने -50, ये हो गया, और फ्यूचर के कैश फ्लोज दिखा रखे हैं इन्होंने, जैसे मतलब ये जीरो हो जाएगा इस ईआईआर पे जब आपका जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में इतना इंटरेस्ट वगैरह की कैलकुलेशन होगी, और इतना इंटरेस्ट पे वगैरह का होगा, ठीक है, इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करते जाओगे आप, ये वाला हो गया है। और अभी मेरे को नोट्स पे लेके चलता हूँ आपको, इसमें ना आपको चलो शॉर्टकट बता ही देता हूँ एक बार, शॉर्टकट क्या है, जब आप ना अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हो, कोई भी अमोर्टाइजेशन टेबल बनाओगे आप, कोई भी अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हो, जस्ट मिनट, यहाँ पे एक तो ये ओरिजिनल ईआईआर नहीं है, ये न्यू ईआईआर पे, न्यू ईआईआर जो निकाला इन्होंने वो है रिवाइड कैश फ्लोज, ठीक है। न्यू ईयर कितना आया था इनका, 10.99% आया था, ये है मतलब एट दी रेट डिस्काउंट एट दी रेट 10.99% पे, ठीक है, उस पर किया इन्होंने। अब मैं इसको समझाता हूँ, 1/1.1099 मल्टीप्लाई, देखो जो आप ये अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हो, अगर आपको अमोर्टाइजेशन टेबल दे रखी है और कैरिंग अमाउंट कोई और नहीं दे रखी है,
तो आप कहां से उठाते हो? अमोर्टाइजेशन टेबल से कैरिंग अमाउंट उठाओगे जो ओरिजिनल टर्म्स के अकॉर्डिंग होगी। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि फोर्थ ईयर एंड पे आपकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये डिवाइड वगैरह का कुछ कंसेप्ट नहीं है, आपको सिर्फ ये अमोर्टाइजेशन टेबल दे रखी है फाइनेंशियल लायबिलिटी की, वो मान लो, ठीक है। मेरे को कंसेप्ट समझाना आपको। आप फोर्थ ईयर एंड पे निकालोगे तो क्या आएगी, ये वाली कैरिंग अमाउंट पे आपकी बुक्स में शो हो रही होगी, और सेकेंड ईयर एंड पे इस अमाउंट पे शो हो रही होगी आपकी। जी सर। तो अगर मैं कहूँ आपको लॉन्ग कट से लेके आना होगा, कैरिंग कैरिंग अमाउंट अगर क्वेश्चन में ना दी हो, आपको डी रिकॉग्निशन करने वाले क्वेश्चन में आपको निकालनी होगी, और इस वाले क्वेश्चन में भी निकालनी होगी, क्योंकि कैरिंग अमाउंट में से माइनस करोगे आप, कैरिंग अमाउंट में से माइनस करते हो, उसमें डी रिकॉग्निशन करते हो कैरिंग अमाउंट के, और इसमें कैरिंग अमाउंट में से आप माइनस कर देते हो जो फीस पे होती है, तो उसके बेसिस पे आप न्यू ईयर निकालते हो। अगर आपको कैरिंग अमाउंट नहीं पता है और आपको अमोर्टाइजेशन टेबल भी नहीं दे रखी, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, आपको आपको सारा कुछ दे रखा है, कैलकुलेशन कैसे होगी, मतलब कैलकुलेशन तो करनी आती है आपको, कैश फ्लो वगैरह दे रखे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली। आपको ईआईआर पता है, अगर अगर आपको ओरिजिनल वाला ईआईआर पता है तो आपको शॉर्टकट बताता हूँ कैसे कर सकते हो। जो आपका ये है ना, इसको अगर डिस्काउंट रेट करोगे, डिस्काउंट किससे करोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे किससे, ईआईआर रेट से। जो भी कैश फ्लो जाए, जो भी ये कैश फ्लो जाए, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू से किससे करोगे, डिस्काउंट, ईआईआर से, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, तो आप इसकी ये निकाल सकते हो कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, कौन सी ईयर की निकालनी है, मान लो आपको अगर इस ईयर की निकालनी है तो आप क्या करोगे, मतलब कि आप इस डेट पे खड़े हो, इस डेट पे खड़े हो, मान लो इस ये वाली निकालनी है आपको वैल्यू, इस डेट पे खड़े हो, इस डेट की आपको कैरिंग अमाउंट निकालनी है, इसी डेट पे खड़ के इसी डेट की निकालोगे, जिस डेट आप ये मान लेना कि जिस टाइम की निकालनी है आप उसी डेट पे खड़े हो। तो इसके बाद आपको सिर्फ ये कितना हो गया, जीरो पीरियड, ये हो गया फर्स्ट ईयर का एंड, फर्स्ट ईयर का एंड हो गया। तो कह सकता हूँ कि ये आप यहाँ पे खड़े हो, इसके पीरियड के बिगिनिंग में खड़े हो, यहाँ पे पीरियड जीरो हो गया, और फर्स्ट ईयर के एंड में आपको कितना कैश फ्लो हो रहा है, ये वाला कैश फ्लो हो रहा है फर्स्ट ईयर के एंड में। तो इसकी डिस्काउंट करो 1 ईयर से, 1/1.1099 मल्टीप्लाई 16 लाख, तो कितना आ गया आपका 1441571, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ थोड़ा सा राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस दिखेगा 71.3 ऐसे करके आ गया, ठीक है। 1441 571 और इनका थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि राउंड ऑफ का डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ये निकालनी है तो आपको इसके बाद कौन से पीरियड पे खड़े हो आप, ये आप जीरो पीरियड है मान लो, एक तो फोर्थ ईयर एंड होगा आपका, ये आप खड़े हो फोर्थ ईयर के बिगनिंग में, एक फोर्थ ईयर एंड, फर्स्ट ईयर फोर्थ ईयर एंड, एक ये फिफ्थ ईयर का एंड, मतलब ये 2 ईयर्स के डिस्काउंट फैक्टर से करोगे, 1/1.1099 को 2 टाइम्स करोगे तो आपको इससे मल्टीप्लाई करोगे। कैश फ्लो यही हो रहा है सिर्फ, अगर यहाँ पे भी होता तो उसको भी कंसीडर करते, अगर यहाँ पे होता तो उसको भी कंसीडर करते, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब है कि अगर कैरिंग अमाउंट नहीं दी हुई है क्वेश्चन में और आपको अमोर्टाइजेशन टेबल भी नहीं दी है, अमोर्टाइजेशन टेबल भी नहीं दी है, चाहे तो कैरिंग अमाउंट दी होगी आपको क्वेश्चन में, ठीक है, तब तो वो यूज करोगे। अगर आपको कैरिंग अमाउंट नहीं दी, अमोर्टाइजेशन टेबल भी नहीं दी है, तो आप ईआईआर तो दिया होगा आपको क्वेश्चन में, तो उसके बेसिस पे आप ये शॉर्टकट लगा सकते हो। अगर आपको ईआईआर भी नहीं दी है तो उस केस में तो आपको बिल्कुल लॉन्ग कट से जैसे हम करते आए थे अभी तक, सबसे पहले वो फेयर वैल्यू निकालते थे, फिर ईआईआर निकालते थे, फिर अमोर्टाइजेशन टेबल वगैरह बनाते थे, सब वैसे करना होगा आपको। तो उससे आपको कैरिंग अमाउंट निकालनी होगी। ये शॉर्टकट बता दिया कि अगर आपको ईआईआर दे रखा है, कैरिंग अमाउंट नहीं दे रखी, अमोर्टाइजेशन टेबल नहीं दे रखी, तो आप रिवर्स कैलकुलेशन करके कर सकते हो, और ऐसे ही रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन देती है। तो आपको ये ट्रिक लग गई है पता कि आप अगर प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट रेट से करोगे, किससे, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज बाय यूजिंग डिस्काउंट रेट ऑफ ईआईआर, तो आपको कैरिंग अमाउंट निकाल सकते हो, जिस भी उसकी निकालनी है, समझ रहे हो। ये ट्रिक बतानी थी मेरे को एक, आप नोट्स पे चलते हैं। अगर समझ नहीं आए तो इसको थोड़ा सा बैक करके आप देख लो, आपको इजीली समझ आएगा। इसमें कुछ नहीं था इतना, डिस्काउंट रेट कर रहे थे हम प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए, जिस पीरियड पे खड़े हैं उसको मान लेते कि जिस पीरियड की हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए उस पीरियड पे मान लेते हैं कि हम खड़े हैं बस, और जो भी कैश फ्लोज होंगे उसका डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है जी। ये वाला हो गया। अब मेरे को एसेट वाला करवाना है। लाइबिलिटी में कुछ दिक्कत नहीं थी, एक में रिकॉग्निशन था, एक में न्यू ईआईआर था, ठीक है। अगर इसमें शॉर्टकट लिखना है आपको तो लिख सकते हो यहाँ पे
यहाँ पे डी रिकॉग्निशन एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हो कि ई आई आर, न्यू ई आई आर। बस अब एसेट वाला तो और भी इजी है, इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला आपका। स्टेप्स टू बी परफॉर्म, इसमें कहूंगा कि मैं सामने वाले पार्टी को उधार पे पैसा दिया था, तो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट होगी। ये किसके लिए होती है? जिसने लेंडर के लिए, जिसने पैसा उधार पे दिया है सामने वाले को, ठीक है। इसकी बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा अगर चेंज होता है, ऐसा मॉडिफिकेशन होता है तो कैलकुलेट करेगा कैरिंग अमाउंट जो प्री मॉडिफिकेशन टर्म्स के अकॉर्डिंग है, वो मतलब पुरानी कैरिंग अमाउंट। फिर न्यू कैरिंग अमाउंट निकालेगा उससे सेट की, किसके अकॉर्डिंग? रिवाइज कैश फ्लोज के अकॉर्डिंग, मॉडिफाइड कैश फ्लोज। कौन सा? ओरिजिनल EIR ही यूज करेगा इसमें। फिर मॉडिफिकेशन गेन या लॉस होगा, या फिर स्पेशल अकाउंट। सिंपल करना है, एक तो आपका जो पुराना कैश फ्लो था, या कह लो कि आप जो पुरानी कैरिंग अमाउंट थी, आपकी कैरिंग अमाउंट थी, अगर क्वेश्चन में कैरिंग अमाउंट दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो आपको मैंने ट्रिक बता दी है। कैरिंग अमाउंट या अमोर्टाइजेशन टेबल नहीं दे रखी है तो आपको तरीका बता दिया मैंने कैसे करना है, ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि कैरिंग अमाउंट अगर अलग दे रखी है मेरे को, और जो अमोर्टाइजेशन टेबल के अकॉर्डिंग मेरी कैरिंग अमाउंट अलग बनती है, तो आपको कौन सा लेना है? जो कैरिंग अमाउंट दी हुई होगी आपको वो वाला लेना है, ठीक है। आपको वो वाला ही लेना जो कैरिंग अमाउंट दी होगी, अमोर्टाइजेशन टेबल वाला फिर भूल जाना, ठीक है। ये ओल्ड कैरिंग अमाउंट जो दे रखी होगी, मतलब ओरिजिनल टर्म्स के अकॉर्डिंग जो कैरिंग अमाउंट बन रही है मॉडिफिकेशन डेट पे, वो वाली। और आपने एक न्यू कैरिंग अमाउंट निकाली है, कैसे? प्रेजेंट वैल्यू किया होगा फ्यूचर कैश फ्लोज का, कौन से? रिवाइज टर्म्स के अकॉर्डिंग, जो मॉडिफाइड टर्म्स के अकॉर्डिंग हुई है। डिस्काउंटेड एट ओरिजिनल EIR, यहाँ पे ओरिजिनल EIR के अकॉर्डिंग करोगे जो ओरिजिनल चलता आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें EIR का चेंज नहीं है, EIR का चेंज था मेरा सिर्फ सब्सटेंशियल वाल, जिसमें सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन नहीं थी उस फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में EIR नहीं निकाला था। तो इसमें ओरिजिनल EIR के अकॉर्डिंग मैं निकाल लूंगा, तो मैं कह सकता हूँ कि उसकी कैरिंग अमाउंट निकल जाएगी। ओरिजिनल EIR के अकॉर्डिंग उसकी कैरिंग अमाउंट निकल जाएगी। कैरिंग अमाउंट ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसमें फ्यूचर कैश फ्लोज के अकॉर्डिंग जो रेट सेम है, यहाँ पे दूसरे कैश फ्लोज है, यहाँ पे मेरी कैरिंग अमाउंट दे रखी है, तो उसके बीच में डिफरेंस आएगा, तो उसको गेन या लॉस बुक कर लोगे। अगर स्पेशल रिलेशन वाली पार्टी देंगे, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, तो उसमें उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाएगी, चाहे तो इंक्रीज हो जाएगा चाहे डिक्रीज हो जाएगा जो स्पेशल अकाउंट था। जैसे प्रीपेड, मान लो मेरा एक एम्प्लॉय को लोन दिया हुआ था, ओरिजिनल टर्म्स के अकॉर्डिंग मेरी बुक्स में अभी कैरिंग अमाउंट थी उसकी 10,000, अब रिवाइज टर्म्स के अकॉर्डिंग उसकी कैरिंग अमाउंट मेरी बनती है सिर्फ 9,500 की। तो मतलब कि मेरी फाइनेंशियल एसेट डिक्रीज हो गई है, एम्प्लॉय के साथ था। तो इसमें क्या करूंगा? एम्प्लॉय प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को मैंने क्या किया होगा? पहले एसेट बनाया होगा, अब उसमें से थोड़ा कम हो जाएगा, 500 रुपए का डिफरेंस वहां चला जाएगा, जो इसके बीच का डिफरेंस है ना, अब ये एडजस्ट होगा प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस से। अगर ये मान लो ज्यादा हो जाता, तो ज्यादा हो जाता, मान लो 15,000 हो जाता, तो 5,000 आपका प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज हो जाता, ठीक है। समझ रहे हो? यही है, मतलब कि अगर ये देखा मॉडिफिकेशन गेन या लॉस होगा, या फिर स्पेशल अकाउंट। स्पेशल अकाउंट का स्पेशल रिलेशन वाली ट्रांजेक्शन में आपका स्पेशल अकाउंट में जाएगा, न्यू कैरिंग अमाउंट माइनस इसका डिफरेंस, और कुछ नहीं है। और जो अबव मॉडिफिकेशन गेन या लॉस, अगर गेन या लॉस होगा तो इमीडिएटली P&L में चला जाएगा, ठीक है। ये लॉस की एंट्री दे रखी है, गेन की दे रखी है, स्पेशल रिलेशन के बीच में दे रखा है। इसमें कुछ है नहीं, इसका इलस्ट्रेशन वगैरह कुछ मेरे को मिला नहीं उसमें, बट इसका एक और मेरे को करवाना था आपको इलस्ट्रेशन, आई थिंक मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे, हाँ ये मॉडिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज के केस में 5th यूनिट का 13th इलस्ट्रेशन, यही वाला है। इन्होंने क्या बोला है? इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्स रिकॉग्निशन ऑफ renegotiation gain or loss subject to fulfillment of certain conditions as mentioned in this standard if there has been a renegotiation of terms of borrowing subsequent to the year end। ये क्या कहते हैं देखो, require renegotiation चाहिए, recognition of renegotiation gain or loss subject to fulfillment of certain conditions as mentioned in this standard if there was a renegotiation of terms of borrowing subsequent to the year end। ये कब होती है? subsequent to the year end but before the date of approval। ये होती है सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड होने के बाद, बट अप्रूवल की डेट से पहले हो जाता है अगर, ठीक है। देन शुड सच मॉडिफिकेशन गेन या लॉस
बी रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट ईयर और इन द नेक्स्ट ईयर। तो हम नेक्स्ट ईयर में ही करेंगे इसको रिकॉग्नाइज, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में ही करेंगे। व्हेन द टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट बोरोइंग हैव बीन नेगोशिएटेड, तो इसमें देखा है इन द नेक्स्ट ईयर टू बी रिकॉग्नाइज। जो गेन या लॉस होगा ना वो नेक्स्ट ईयर में ही होगा रिकॉग्नाइज, चाहे आपका अप्रूवल ना हुआ हो, तो ये उसी पीरियड में होता है जिस टाइम में आपका नेगोशिएशन वगैरह होता है। देखो modification gain or loss should be recognized in profit and loss in the period in which renegotiation has contractually taken place। जिस पीरियड में आपका रिनेगोशिएशन कॉन्ट्रेक्चुअली टेकन प्लेस हो चुका है उसी पीरियड में आपका गेन या लॉस जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको रिवाइज कर लो। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और लाइक और कमेंट जरूर से किया करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। देखता हूँ एक बार कुछ रह तो नहीं गया इसमें बताने का आपको, इसमें तो नहीं, इसमें नहीं रहा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए